कहानी सोहनपुर का जादुई कुआं। सोहनपुर एक छोटा सा गांव हरे भरे खेतों और शांत जीवन के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसे लोग जादुई कुआं कहते थे। कहा जाता था कि इस कुएं में एक बार जो कुछ डाला जाता है वह दोगुना होकर वापस मिलता है। हालांकि ये सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन इसने गांव वालों की कल्पना को हमेशा जीवित रखा। सोहनपुर के लोग मेहनती थे, लेकिन उनके जीवन में बहुत कम रोमांच था। दिन भर खेतों में काम करना, शाम को बैलों को चारा देना और रात में दादी की कहानियां सुनते सुनते सो जाना, बस यही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। रघु, गांव का सबसे शरारती लड़का, हमेशा नई नई बातें सोचता रहता था। एक दिन उसने अपनी माँ से कुएं की कहानी सुनी और उसके दिमाग में खुराफात शुरू हो गई। उसने सोचा, अगर यह सच में जादुई कुआं है तो क्यों न इसे आजमाया जाए। अगले ही दिन सुबह सुबह वह अपने पुराने जूते लेकर कुएं के पास पहुंचा। उसने जूते कुएं में फेंक दिए और बड़ी उम्मीद से इंतजार करने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रघु निराश होकर वापस जाने ही वाला था कि उसे कुएं से हल्की सी चमचमाती रोशनी दिखाई दी। वह चौंका और पीछे मुड़ा। कुएं से एक चमकदार ढेर निकला, जिसमें न सिर्फ उसके पुराने जूते बल्कि नए चमचमाते जूते भी थे। ये देखकर रघु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़ता हुआ घर गया और यह बात अपने दोस्तों को बताई। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। अब हर कोई अपनी अपनी चीजें लेकर कुएं के पास पहुंचने लगा। किसी ने पैसे फेंके, किसी ने अनाज, तो किसी ने गहने। कुआं सब कुछ दोगुना कर वापस दे रहा था। गांव वाले इस चमत्कार से बेहद खुश थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों की लालच बढ़ने लगी। हर कोई अपने हिस्से से ज्यादा पाने के लिए तरह तरह की चीजें कुएं में डालने लगा। एक दिन गांव के मुखिया रामलाल ने सोचा, क्यों न पूरे गांव का सोना इस कुएं में डाल दिया जाए, इससे हम सब अमीर बन जाएंगे। रामलाल ने गांव वालों को ये बात बताई और सभी ने सहमति जताई। अगले दिन गांव के सारे सोने चांदी के गहने इकट्ठे किए गए और कुएं में डाल दिए गए। सभी लोग बड़ी उत्सुकता से कुएं की तरफ देख रहे थे, लेकिन इस बार कुआं बिल्कुल शांत था। न कोई रोशनी, न कोई आवाज। गांव वाले घबरा गए। कुछ देर बाद कुएं से एक गहरी आवाज आई, लालच का कोई अंत नहीं होता। तुमने मेरी शक्ति का दुरुपयोग किया है, अब मैं कभी कुछ नहीं लौटाऊंगा। ये सुनते ही गांव वाले डर गए। उस दिन के बाद से कुएं ने कुछ भी दोगुना लौटाना बंद कर दिया। गांव वाले अपनी गलतियों का पछतावा करते रहे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। गांव में अब भी वह कुआं खड़ा है, लेकिन लोग उसे सिर्फ एक सबक के रूप में याद करते हैं। सोहनपुर के लोग अब समझ गए थे कि जादू से ज्यादा अहम मेहनत और ईमानदारी है, और इस तरह गांव वापस अपने पुराने शांत जीवन में लौट आया। शिक्षा, लालच बुरी बला है, जीवन में मेहनत। गांव की 26 जनवरी की कहानी। गांव के सूरजपुर में हर साल 26 जनवरी को बड़े हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये दिन गांव के लिए खास होता है क्योंकि यह उनके लिए न केवल देशभक्ति का प्रतीक है, बल्कि पूरे गांव को एक साथ जोड़ने का भी माध्यम बनता है। सूरजपुर गांव छोटा पर दिल से बड़ा है। यहाँ हर जाति, धर्म और वर्ग के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। गणतंत्र दिवस पर हर व्यक्ति अपने स्तर पर तैयारी करता है। स्कूल के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के मन में उत्साह होता है। तैयारियों की शुरुआत 15 जनवरी से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। गांव के प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बच्चों को देशभक्ति के गीत और नाटक सिखाने लगते हैं। स्कूल के छोटे बच्चे झंडा फहराने के महत्व और गणतंत्र दिवस के इतिहास को सुनकर बेहद उत्साहित होते हैं। वे अपने माता पिता से तरह तरह के सवाल पूछते हैं। पापा, हमारा संविधान कब बना? मम्मी, झंडा फहराने का मतलब क्या होता है? इन सवालों का जवाब देते वक्त हर माता पिता गर्व से भर जाते हैं। गांव की महिला मंडली भी इस दिन के लिए खास तौर पर गीत तैयार करती है। वे पारंपरिक गीतों में देशभक्ति का तड़का लगाकर 26 जनवरी के दिन उन्हें प्रस्तुत करती हैं। वहीं गांव के नौजवान झांकी बनाने की जिम्मेदारी उठाते हैं। गणतंत्र दिवस की सुबह 26 जनवरी की सुबह सूरजपुर में एक अलग ही चमक लेकर आती है। सुबह 5 बजे से ही लाउड स्पीकर पर देशभक्ति के गाने बजने लगते हैं। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। गांव के लोग जल्दी उठकर साफ सफाई में जुट जाते हैं। बच्चे अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होते हैं। उनके हाथों में तिरंगे झंडे होते हैं और चेहरों पर देशभक्ति का जज्बा। गांव के चौपाल में एक बड़ा मैदान है जहां गणतंत्र दिवस का मुख्य आयोजन होता है। वहां पहले से ही मंच सजाया जा चुका होता है। मंच पर भारत माता की तस्वीर के साथ एक बड़ा तिरंगा झूल रहा होता है।
चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की सजावट की जाती है। कार्यक्रम की शुरुआत गांव के प्रधान द्वारा झंडारोहण से होती है। जैसे ही तिरंगा ऊपर उठता है, सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्रगान गाते हैं। वातावरण जन गण मन के साथ गूंज उठता है। इसके बाद स्कूल के बच्चे अपनी प्रस्तुतियां शुरू करते हैं। नाटक, कविताएं और देशभक्ति के गीत सबका मन मोह लेते हैं। एक नाटक में स्वतंत्रता सेनानियों की बलिदान गाथा प्रस्तुत की जाती है, जिसमें भगत सिंह, महात्मा गांधी और झांसी की रानी जैसे महानायकों का अभिनय किया जाता है। दर्शकों की आंखें ये देखकर नम हो जाती हैं। गांव की झांकी, गांव के युवाओं द्वारा तैयार की गई झांकी कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होती है। इस बार झांकी का विषय स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था। झांकी में महिलाओं की शिक्षा, ग्रामीण विकास और स्वच्छता के महत्व को खूबसूरती से दर्शाया गया। गांव के बुजुर्ग झांकी देखकर कहते हैं, हमारे गांव के बच्चे अब सचमुच पढ़ाई और समाज की भलाई में आगे बढ़ रहे हैं। बुजुर्गों का सम्मान, गणतंत्र दिवस के मौके पर गांव के बुजुर्ग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करने की परंपरा भी है। इस बार 90 वर्षीय दीनानाथ जी को सम्मानित किया गया। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। उनके अनुभवों को सुनते वक्त सभी को गर्व होता है। खेलकूद प्रतियोगिताएं और मिठाई का वितरण। कार्यक्रम के अंत में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। कबड्डी, दौड़ और रस्साकशी में बच्चे और युवा पूरे जोश के साथ हिस्सा लेते हैं। महिलाओं के लिए भी नींबू चम्मच दौड़ रखी जाती है। कार्यक्रम का समापन मिठाई वितरण के साथ होता है। बच्चों को लड्डू और बुजुर्गों को तिरंगा पटका दिया जाता है। गांव के हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी और गर्व की झलक होती है। गांव की एकता का संदेश। सूरजपुर में मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक संदेश है, एकता में शक्ति है। ये दिन हर किसी को याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियां देकर हमें आजादी दिलाई और एक संविधान दिया, जो हमें समानता और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इस तरह गांव के लोग 26 जनवरी को न केवल हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि वे अपने कर्तव्यों और अधिकारों को समझें और उनका पालन करें। सूरजपुर के लिए गणतंत्र दिवस सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गांव की मजेदार कहानी। भाग 1। गांव का नया मेहमान। गांव रंगपुर बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। वहां के लोग बड़े ही भले और हंसमुख थे। खेतों में हरियाली, आम के पेड़ों पर मीठे आम और शाम होते ही चौपाल पर बुजुर्गों की कहानियां, सब कुछ इस गांव को अनोखा बनाता था। एक दिन गांव में एक अजनबी आदमी आया। उसकी लंबी मूंछें, सिर पर सफेद पगड़ी और कंधे पर एक झोला था। वह देखने में किसी राजा महाराजा जैसा लगता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। गांव के लोग उसे देखकर चौंक गए। कौन हो भाई, कहां से आए हो? चौपाल पर बैठे दादाजी ने पूछा। मैं एक मुसाफिर हूँ। सुना है कि इस गांव में बड़े अच्छे लोग रहते हैं, तो सोचा कि कुछ दिन यहाँ रहूं। आदमी ने हंसकर कहा। गांव वालों को उसकी बात जमी नहीं। एक अनजान आदमी ऐसे ही गांव में कैसे आ सकता है? लेकिन फिर भी गांव के मुखिया रामलाल ने उसे गांव में ठहरने की इजाजत दे दी। भाग 2। अनोखे कारनामे। अगले दिन से उस आदमी ने अजीबोगरीब चीजें करनी शुरू कर दी। सुबह होते ही वह भोलू हलवाई की दुकान पर पहुंच जाता और बोलता, भाई आज मिठाई बहुत अच्छी लग रही है, एक रसगुल्ला देना। जब भोलू रसगुल्ला देता तो वह कहता, अरे इसमें तो चीनी कम है, और फिर अपनी झोली से कुछ पाउडर निकालकर रसगुल्ले पर छिड़कता। बस रसगुल्ला इतना मीठा हो जाता कि भोलू खुद भी चौंक जाता। फिर वो गुड्डू धोबी के पास जाता। भाई कपड़े धोते कैसे हो? जरा मेरा कुर्ता धोकर दिखाओ। जब गुड्डू ने कुर्ता धोकर दिया तो उस आदमी ने उसमें कुछ छिड़क दिया और देखते ही देखते कपड़ा ऐसा चमकने लगा जैसे नया हो। गांव वाले ये देखकर दंग रह गए। आखिर यह आदमी कौन था? उसके पास ये जादू जैसी चीजें कहां से आई? भाग 3। गांव की चिंता। धीरे धीरे पूरा गांव उस आदमी की तरफ आकर्षित होने लगा। कोई अपने खेत की उपज बढ़ाने का तरीका पूछने लगा, तो कोई अपनी गाय का दूध बढ़ाने का। आदमी हर किसी को कुछ न कुछ उपाय बताता और उसकी हर बात सच निकलती। लेकिन गांव के पंडित जी को शक था। उन्होंने मुखिया रामलाल से कहा, यह आदमी जरूर कोई तांत्रिक है। कोई साधारण इंसान ऐसे चमत्कार नहीं कर सकता। हमें इसकी सच्चाई पता करनी होगी। मुखिया ने सबको चौपाल पर बुलाया और कहा, हमें पता करना होगा कि यह आदमी कौन है और इसके पास ये जादुई चीजें कहां से आई। भाग 4। सच्चाई का खुलासा। रात को जब वह आदमी अपने कमरे में सो रहा था,
तब गांव के 4-5 लोग छिपकर उसके झोले की तलाशी लेने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने झोला खोला, उनकी आंखें फटी रह गईं। झोले में न कोई जादुई किताब थी, न ही कोई तावीज, बल्कि उसमें ढेर सारे छोटे छोटे कागज के पुर्जे थे, जिन पर कुछ वैज्ञानिक सूत्र और रसायनों के नाम लिखे थे। सुबह होते ही गांव वालों ने उसे चौपाल पर बुलाया और सच्चाई पूछी। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं छिपाना। मेरा नाम रघु बाबू है और मैं एक वैज्ञानिक हूँ। मैं गांव गांव घूमकर लोगों को नए नए वैज्ञानिक तरीके सिखाता हूँ, ताकि उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। मिठाई को मीठा करने के लिए मैंने खास प्राकृतिक स्वीटनर डाला था, कपड़े धोने के लिए जैविक डिटर्जेंट और खेती के लिए प्राकृतिक खाद। गांव वाले हैरान थे। उन्हें पहली बार पता चला कि विज्ञान भी जादू की तरह काम कर सकता है। भाग 5, गांव का नया अध्याय। इसके बाद रघु बाबू ने पूरे गांव में विज्ञान के महत्व को समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे प्राकृतिक चीजों से खेती में सुधार किया जा सकता है, कैसे कम पानी में ज्यादा फसल उगाई जा सकती है और कैसे पुराने तरीकों को आधुनिक बनाकर काम आसान किया जा सकता है। कुछ ही महीनों में रंगपुर गांव पूरी तरह बदल गया। वहां की फसलें पहले से ज्यादा लहलहाने लगी, दूध की पैदावार बढ़ गई और लोग पहले से ज्यादा खुशहाल हो गए। जब रघु बाबू जाने लगे तो पूरा गांव उन्हें रोकने आया। आप मत जाए, बच्चों ने कहा। हमारी पढ़ाई कौन कराएगा? छोटू ने पूछा। रघु बाबू हंसे और बोले, मैं फिर आऊंगा। संग्राम वन एक घना और रहस्यमय जंगल था, जहां तरह तरह के जीव रहते थे। लेकिन जंगल का असली नायक था एक अद्भुत काला घोड़ा राजा। राजा की त्वचा चमकदार काली थी, उसकी आंखें चांद की तरह दमकती थी और जब वह दौड़ता तो उसके खुरों से चिंगारियां निकलती थी। जंगल के जानवर उसे बहुत मानते थे, क्योंकि वह उनकी रक्षा करता और हर मुश्किल में साथ खड़ा रहता। मगर राजा के बारे में एक रहस्य भी था। कहा जाता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है, जिसे सिर्फ सही समय पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 2, शिकारी और लालची सौदागर। एक दिन जंगल में कुछ अनजान लोग आए। ये शिकारी नहीं थे, बल्कि एक लालची सौदागर गुरनाम सेठ अपने आदमियों के साथ आया था। उसने राजा के बारे में सुना था और वह उसे पकड़कर शहर में बेचना चाहता था। यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है। अगर इसे पकड़ लिया जाए तो हम करोड़ों में बेच सकते हैं, गुरनाम सेठ ने कहा। उसने अपने आदमियों को जाल और दवा से भरे तीर देकर राजा को पकड़ने भेजा। बंदरों ने ये सब देख लिया और तुरंत राजा को खबर दी। राजा मुस्कुराया और बोला, अब समय आ गया है कि हम इन लोगों को सबक सिखाएं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 3, जंगल की चालाकी। राजा ने तुरंत सभी जानवरों को इकट्ठा किया और एक नई योजना बनाई। 1. हाथी जंगल के रास्तों को घेरकर शिकारी को दूसरी तरफ मोड़ देंगे। 2. बंदर और गिलहरियां पेड़ों से उन पर फल और नारियल गिराएंगे। 3. भेड़िए और भालू झाड़ियों में डरावनी आवाज निकालकर शिकारी को भ्रमित करेंगे। 4. राजा शिकारी को अंतिम जाल में फंसाने का काम करेगा। रात होते ही शिकारी राजा की तलाश में जंगल में घुस गए। जैसे ही वे अंदर बढ़े, हाथियों ने पेड़ों को गिराकर रास्ते बंद कर दिए। शिकारी मुड़े, लेकिन तभी बंदरों ने ऊंचे पेड़ों से उनके ऊपर नारियल और फल गिराने शुरू कर दिए। इससे वे बुरी तरह घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। भेड़ियों और भालुओं ने अजीब अजीब आवाजें निकालनी शुरू कर दी, जिससे शिकारी डर के मारे कांपने लगे। ये जंगल तो शापित लगता है, एक शिकारी चीखा। गुरनाम सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मुझे वो काला घोड़ा चाहिए, उसने गुस्से में चिल्लाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 4, राजा की जादुई शक्ति। अब राजा ने अपनी योजना का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू किया। वह अपने पैरों से जमीन पर जोर से टकराया, जिससे धूल का बड़ा गुबार उठा और जंगल में बिजली की चमक दिखाई दी। शिकारी हक्का बक्का रह गए। तभी राजा दौड़ता हुआ गुरनाम सेठ के ठीक सामने आ गया और जोर से हिनहिनाया। अचानक राजा की आंखें चांद की तरह चमक उठी और पूरा जंगल नीली रोशनी से भर गया। ये वही रहस्यमयी शक्ति थी जिसके बारे में कहानियां कही जाती थी। राजा की चमकदार आंखों को देखते ही गुरनाम सेठ और उसके लोग डर से घुटनों के बल गिर पड़े। उनके हाथ पैर कांपने लगे। यह कोई आम घोड़ा नहीं है, ये तो जंगल का देवता है। गुरनाम सेठ घबरा कर बोला। राजा ने जोर से जमीन पर टक्कर मारी और तभी जमीन हिलने लगी। और मैं गुरनाम सेठ और उसके लोग चीखते हुए भाग खड़े हुए और कभी वापस नहीं लौटे।
योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, ये रात योजक में चिन्ह। बाद मिलेंगे। भाग 5 और जंगल बाद का में जश्न और राजा की नई और बाद जिम्मेदारी। में के पीने के सुबह बाद में होते ही मिलेंगे। पूरा जंगल खुशी से झूम आपने के उठा। बाद मिलेंगे, मोर नाने के नाचने बाद लगे, मिलेंगे। बंदर तालियां बजाने किसकी लगे और बात है हाथियों ने बिना जोर बात से के चिंगार वादा मारे। है। और राजा मैं ने वादा एक वादा बार है। फिर हमें बचा मैंने के लिया। वादा है, वादा सभी उसके जानवर वादा। चिल्लाने लगे, मैंने लेकिन वादा अब है, राजा वादा ने एक और उसके बड़ा वादा। फैसला लिया। किसकी हमें है सिर्फ वादा? अपनी रक्षा ही नहीं करनी मकान चाहिए, एक ही नहीं। बल्कि ये भी सुनिश्चित बारे करना मेरा चाहिए है। कि इंसान इस जंगल को भारे। नुकसान न पहुंचाए। अरे हमें अपनी धरती को बचाना होगा। किरार है। अब राजा और किरार जंगल है। के जानवर मिलकर किरार की जंगल की बारे की रक्षा है। के लिए एक नई शुरुआत किराने। करने वाले थे। किरार है। राजा के साहस की कहानियां किराने। दूर दूर तक फैल गई और लोग जंगल को राजा का जंगल कहने लगे। और इस तरह राजा इसी में सिर्फ का जंगल का परिवार रक्षक ही हुआ। नहीं, बल्कि और उसकी इस आत्मा भी जानकारी बन के गया। राजा और रानी की कहानी, एक शापित महल की गाथा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल महल था जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। उस महल में एक शक्तिशाली राजा वीरेंद्र सिंह और उनकी सुंदर रानी सौम्या रहते थे। राजा वीरेंद्र सिंह पराक्रमी योद्धा थे और अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। रानी सौम्या अत्यंत बुद्धिमान और दयालु थी, जो हर किसी की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। महल सोने चांदी से जड़ा हुआ था। उसके बगीचों में रंग बिरंगे फूल खिलते थे और चारों ओर खुशहाली का माहौल था। लेकिन इस महल से जुड़ी एक गहरी रहस्यमयी कहानी थी। कहा जाता था कि कई वर्षों पहले इस महल पर एक पुराने तांत्रिक का श्राप था। उसने भविष्यवाणी की थी कि जब इस महल में सबसे बड़ी खुशी आएगी, तब कोई बहुत बड़ा संकट भी आएगा। खुशी का आगमन। कुछ वर्षों बाद रानी सौम्या ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। राजा वीरेंद्र ने भव्य उत्सव का आयोजन किया और पूरे राज्य में मिठाइयां बंटवाईं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि तांत्रिक का श्राप अब सच होने वाला था। श्राप का प्रकोप। रात के अंधेरे में महल की दीवारों में दरारें आने लगी और वहां की हवा भारी और अजीब लगने लगी। धीरे धीरे महल के सैनिक बीमार पड़ने लगे, फसलें सूखने लगी और राज्य में अजीब घटनाएं घटने लगी। लोगों को महसूस होने लगा कि कोई बुरी शक्ति महल को अपने शिकंजे में ले रही है। एक दिन रानी सौम्या को एक सपना आया, जिसमें एक बूढ़ी साध्वी ने उन्हें बताया कि यदि इस श्राप को हटाना है, तो उन्हें जंगल के सबसे गहरे भाग में स्थित शिव मंदिर में जाकर विशेष पूजा करनी होगी। संकट का समाधान। राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या बिना किसी देरी के जंगल की ओर निकल पड़े। उन्होंने कई बाधाएं पार की, खतरनाक जानवरों और अंधेरे रास्तों से गुजरे। जब वे शिव मंदिर पहुंचे, तो वहां एक वृद्ध साधु ने उन्हें पूजा की विधि बताई। रानी ने सच्चे मन से प्रार्थना की और जैसे ही उनकी पूजा समाप्त हुई, महल से बुराई का साया हट गया। बीमार सैनिक स्वस्थ हो गए, फसलें फिर से लहलहाने लगी और राज्य में पुनः खुशहाली लौट आई। अंततः विजय। राजा और रानी वापस अपने महल लौटे, जहां प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। महल फिर से पहले की तरह चमकने लगा और भविष्य में कभी कोई विपत्ति नहीं आई। राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या ने मिलकर अपने राज्य को स्वर्ग बना दिया और उनका नाम युगों तक लिया जाता रहा। इस तरह प्रेम, विश्वास और साहस से उन्होंने अपने राज्य और परिवार। एक बार की बात है, एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था, जिसका नाम था सिंहराज। वह पूरे जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। लेकिन शेर के साथ एक चालाक गीदड़ भी रहता था, जिसका नाम था चतुर। वह हमेशा शेर के बचे खुचे शिकार पर अपना पेट भरता था। हड्डी कियाओं का फंसना। एक दिन शेर ने एक मोटे हिरन का शिकार किया। उसने भरपेट खाना खाया, लेकिन खाते खाते एक छोटी हड्डी उसके गले में फंस गई। शेर को बहुत दर्द हुआ। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। वह बहुत परेशान हुआ और इधर उधर भागने लगा, लेकिन कोई उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सारस की मदद। तभी एक लंबी चोंच वाला सारस पक्षी वहां से गुजरा। शेर ने उससे मदद मांगी और कहा, अगर तुम मेरे गले से यह हड्डी निकाल दोगे, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। सारस ने हिम्मत जुटाई और अपनी लंबी चोंच शेर के खुले मुंह में डालकर बड़ी सावधानी से हड्डी निकाल दी। शेर को बहुत राहत मिली। धोखेबाज शेर। जब सारस ने अपना इनाम मांगा, तो शेर दहाड़ते हुए बोला, मूर्ख पक्षी, तेरा इनाम यही है कि तू मेरे मुंह में गया और फिर भी जिंदा बचकर निकल आया। अब भाग जा, वरना तुझे भी खा जाऊंगा। सारस को समझ आ गया कि शेर से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वह चुपचाप वहां से उड़ गया और सोचा, धूर्त और ताकतवर लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सीख। कभी कभी किसी लालच में आकर ताकतवर मगर बेईमान लोगों की मदद करना नुकसानदायक साबित हो सकता है।